हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। तो जैसे कि आपको पता है, कल तक हमने हड़प्पा पूरा कंप्लीट कर लिया था, यानी ईंट मनके वगैरह कंप्लीट हो गया था। तो आज राजा, किसान और नगर का जो चैप्टर है हमारा 12th बुक का, NCERT का, तो उसके क्वेश्चंस हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्ज़ाम्स में आए हैं। ठीक है, तो आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था लगभग 600 से 600 ईस्वी। तो हम यहाँ पर आपका महाजनपद वगैरह सब कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो सारा आपको ईजिली मिल सके। इसके अलावा एक जानकारी मैं और दे देना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको ना बहुत सारी क्लासेस मिलती हैं, जिसमें सुबह 8 बजे आपका पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट मैं करा रही हूँ। इसके साथ ही साथ मैं आपको दोपहर को 12 बजे भी GS का करवा रही हूँ, LT ग्रेड के लिए, GIC के लिए प्रैक्टिस सेट, और शाम को 6 बजे मैं आपको हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, ये वाला। ठीक है, तो करते रहिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस क्लास के ख़त्म होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आपको प्रैक्टिस सेट एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगे। हिस्ट्री का प्लेलिस्ट मैंने अलग बना रखा है प्रैक्टिस सेट का, पॉलिटिकल साइंस का अलग बना हुआ है। तो सारा प्रैक्टिस सेट जितना भी अब तक मैंने कराया है वो सारा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ थोड़ी जानकारी और दे देती हूँ, जो नए हैं चैनल पे, मैं ऑलरेडी एक बुक प्रैक्टिस सेट की ख़त्म करा चुकी हूँ और ये दूसरी बुक चल रही है और ये भी आपकी लगभग फिनिश होने पे पहुँच चुकी है। और जैसे ही ये फिनिश होगी उसके बाद हम तीसरी बुक स्टार्ट कर देंगे। तो जब तक एग्ज़ाम नहीं आ रहा है तब तक प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है। ठीक है, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ही आपका प्रैक्टिस सेट मैं बंद करूँगी, उससे पहले तक आपको प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है। तो हमारे एग्ज़ाम में अभी समय है, प्रैक्टिस सेट करते रहिए। अभी भी थोड़ा सा समय है, अच्छा खासा सा हमारे पास, तो प्रैक्टिस सेट करते रहना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टाइम बहुत हो गया है, वेस्ट नहीं करते हैं, और कम से कम एक टॉपिक तो कवर करते ही हैं हम। और कोशिश यही रहती है कि 100 क्वेश्चन तो कम से कम लगाएं। कभी कभी तो 100 से ऊपर भी लगा देती हूँ, मैं क्वेश्चन लगवा लेती हूँ। तो फास्ट चलते हैं, जितना फास्ट करेंगे उतना ही फास्ट हमारे क्वेश्चंस भी लग पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब स्लो मोशन में चलने का समय नहीं है, तो इसलिए फास्ट तो चलना ही पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, थोड़ी सी बात और कर लेती हूँ। कुछ लोगों ने मुझे कुछ है ना और भी चीज़ों की डिमांड करी है कि मैं उनको प्रैक्टिस सेट करा दूँ, सॉल्व पेपर करा दूँ। तो मेरे पास अभी आप देख रहे हो कि शेड्यूल खाली नहीं है। 3 वीडियो मैं आपको डेली दे रही हूँ। जैसे ही अगर मुझसे हो पाएगा या मेरे पास सोर्सेज अवेलेबल होंगे तो मैं आपको वो चीज़ें कराने की कोशिश करूँगी। नहीं तो आप मुझे नाम बता दीजिए कि आपको कौन सी बुक चाहिए या कौन सी बुक का प्रैक्टिस सेट करवाना है। अगर वो मैं अवेलेबल कर पाई या मुझसे हो पाएगा तो मैं ज़रूर उसको जो है ना आपको कराने की कोशिश करूँगी। बस कोशिश यही करिएगा कि प्रैक्टिस सेट जो है वो LT ग्रेड से रिलेटेड ही हो, क्योंकि अभी एग्ज़ाम GIC और LT ग्रेड का ही लगा हुआ है, तो उससे रिलेटेड ही हो और तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी और भी एग्ज़ाम्स हैं जिनकी, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल अभी LT ग्रेड और GIC पे फोकस करी हुई हूँ, तो उस पर वही करा पा रही हूँ मैं आपको। तो आप मुझे नेम बता सकते हो बुक का कि आप ये बुक करा दो, तो अगर मेरे पास होगी तो मैं ज़रूर कराऊंगी। तो मैं यही आपको कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करती हूँ कि मैं कोशिश करूँगी। मैं वादा नहीं कर सकती हूँ पर मैं कोशिश करूँगी। आई होप आप समझेंगे, और जितना करा पा रही हूँ उतना क्या ही बोलूँ। तो इतना भी कराने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, या ये कह लूँ थोड़ा बहुत मुश्किल होती टाइम मैनेजमेंट करने में, लेकिन वही ना, सबकी अपने अपने जीवन की परेशानियाँ, क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। प्रारंभिक राज्य 16 महाजनपद, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध साम्राज्य के उदय में योगदान नहीं दिया है।
तो इसमें मगध साम्राज्य के उदय में योगदान किसने नहीं दिया? तो गुप्त राजवंश ने नहीं दिया था। ठीक है, हर्यक राजवंश था, मौर्य राजवंश था, शिशुनाग राजवंश था। तो मगध राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में मतभेद है। महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का प्राथमिक राजवंश जो है वो बृहदत्त वंश था और बाद में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और फिर उसके बाद मौर्य वंश आया और इन्होंने ही इसके बाद योगदान दिया है। मगध राज्य का विस्तार वर्तमान बिहार के दक्षिण में था और इसके उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन और पूर्व में चंपा नदी और दक्षिण में विंध्य पर्वत की श्रेणियां थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। महाजनपद, जन, साम्राज्य और जनपद। तो भैया सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले भाई जन आ जाएगा। तो जन जो है वो ऋग्वैदिक काल में थे, जनपद जो है वो उत्तर वैदिक काल में बन गए, महाजनपद जो बुद्ध काल में आ गए और साम्राज्य जो है वो मौर्य काल में बन गया। ठीक है, तो जन ऋग्वैदिक काल में होते थे, जनपद उत्तर वैदिक काल में हो गए, महाजनपद बुद्ध काल में हो गए और साम्राज्य जो है वो मौर्य काल में हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारे इसमें। निम्नलिखित में से कौन असक महाजनपद का प्रमुख नगर था? तो असक महाजनपद का प्रमुख नगर था पोतन। असक महाजनपद का प्रमुख नगर और राजधानी पोतन था। गोदावरी तट पर दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद असक था। इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ आंगतुर निकाय में मिलता है। असक तथा मूलक प्रदेश एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों के ही शासक इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय थे। अवंती असक संघर्ष में असक की हार हुई और इसे अवंती में मिला लिया गया। कालांतर में सभी महाजनपद मगध साम्राज्य में विलीन हो गए। साहित्यिक स्रोतों से पता चलता है कि अंग और मगध के लोगों को तिरस्कृत किया गया था क्योंकि ब्राह्मणी नियम के अनुसार वे व्यापार नहीं करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग और मगध जनपदों के निवासियों का तिरस्कार किया जाता था। क्यों? क्योंकि उनकी त्वचा का रंग काला था या उन्होंने कुछ ऐसी वस्तुओं का व्यापार किया था जो ब्राह्मणी कानून बनाने वालों द्वारा समर्थित नहीं थी। तो अभी हमने पढ़ा यही रीजन था। ठीक है, बाकी कोई रीजन नहीं था। नेक्स्ट है, एक आरंभिक साम्राज्य और मौर्य वंश से। ठीक है, तो निम्नलिखित नदियों में पहचान कीजिए जहां से सिकंदर को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा था। तो सिकंदर भैया व्यास नदी से वापस लौटने को मजबूर हुआ। विश्व विजय की कामना से सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व के लगभग भारत पर आक्रमण किया। तक्षशिला के शासक आभि ने उससे संधि कर ली और जबकि राजा पोरस झेलम और चिनाब नदी के मध्य स्थित राज्य ने युद्ध करना स्वीकार किया। पोरस को पराजित करने के बाद सिकंदर भारत के आंतरिक भागों पर आक्रमण करना चाहता था और इस समय मगध पर नंद राजा घनानंद का शासन था। यूनानी सैनिकों को सिंधु तट पर भारतीय शौर्य का आभास मिल चुका था। वे लगातार विजय अभियान के कारण थक चुके थे और अपने घर वापस लौटना चाहते थे, अतः उन्होंने व्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया और सिकंदर को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। सिकंदर के आक्रमण से ही मौर्य साम्राज्य की तिथि निर्धारित होती है। नेक्स्ट है, मौर्य कालक्रम की तिथि किसके आसपास बताई जाती है? तो सिकंदर के आक्रमण के आसपास बताई जाती है। मौर्यों ने सेल्यूकस निकेटर को किस शासक के शासन में हराया था? तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में हराया था। सिकंदर के आक्रमण के बाद यूनानी शासक सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में व्यास नदी के तट पर सेल्यूकस को पराजित करके पश्चिमोत्तर यानी कि उत्तर पश्चिम भारत या भारत को यूनानियों की दासता से मुक्त करवाया और अपने शासन की शुरुआत की। इस युद्ध में दोनों के मध्य संधि हो गई और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे 500 हाथी उपहार में दिए और बदले में सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कर दिया और पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु के पश्चिम का क्षेत्र दहेज में दिया। यूनानी इतिहासकार स्ट्रैबो के अनुसार एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्टस आदि नाम दिया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संघर्ष की तिथि की पहचान करिए। तो भैया ये अभी हमने देखा 305 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को किया गया है। नेक्स्ट है, साहित्य में यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन किया जाता है? तो इसको सेंड्रोकोटस कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस यूनानी लेखक ने कहा कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? तो ये कहा था किसने? स्ट्रैबो ने। ठीक है, नेक्स्ट,
सेल्यूकस की किस पुत्री से चंद्रगुप्त ने विवाह किया था? तो सेल्यूकस की पुत्री थी हेलेना, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शासन की शुरुआत किसे हराकर की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिमी सीमा से यूनानियों को हराकर, यानी कि सेल्यूकस निकेटर को हरा करके करी थी। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री रहा है? तो कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री नए हैं। इसके अलावा घनानंद का भी था वो। तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व में अपने गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य के निर्देशन में नंद राजा घनानंद को पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना करी। इस घटना की पुष्टि विशाखदत्त द्वारा लिखित ग्रंथ मुद्रा राक्षस से होती है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य सुदूर दक्षिण भारत दक्कन क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। उसने एक केंद्रीकृत सुदूर प्रशासन की स्थापना करी और संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में वो जैन गुरु भद्रबाहु का शिष्य बन गया था और जैन धर्म स्वीकार करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में राज सिंहासन त्याग कर अपने गुरु के साथ श्रवण बेलगोला यानी कि मैसूर कर्नाटक चला गया और वहीं पे इसने संलेखना पद्धति से यानी कि उपवास के द्वारा अपना प्राण त्याग दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है किस मौर्य राजा ने अपना सिंहासन छोड़ा और जैन बना? तो अभी हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सिंहासन छोड़ा और क्या बन गया था? जैन बन गया था। नेक्स्ट है वो कौन सा मौर्य राजा जिसने अपने राजमुकुट को त्याग कर जैन धर्म को स्वीकार किया? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का एक विशिष्ट क्षेत्र नहीं है? तो मौर्य साम्राज्य का क्षेत्र डेक्कन क्षेत्र नहीं है। मौर्य साम्राज्य गंगा घाटी में मुख्य क्षेत्र है, राज्य के परिधि क्षेत्र है और मगध के आसपास का महानगरी क्षेत्र भी मौर्य साम्राज्य का क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन सी साहित्यिक कृति विस्तार पूर्वक वर्णित करती है कि नंदों को चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मिलकर खदेड़ दिया था? तो ये करती है आपकी विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य इनमें से किस जैन भिक्षु के शिष्य बने? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भद्रबाहु के शिष्य बने थे। नेक्स्ट है मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। उसने मौर्यकालीन समाज और प्रशासन के बारे में अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा। इंडिका में उसने पाटलिपुत्र को पालीबोथरा द्वार के साथ एक शहर कहा था तथा यहाँ के प्रशासन के बारे में विस्तार से लिखा। मेगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। उसके अनुसार सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने ही नौसेना स्थापित करने का प्रयास किया था। मौर्यकालीन समाज को वो 7 भागों में विभाजित बताता है और दास प्रथा के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। नेक्स्ट है मेगस्थनीज के अनुसार इनमें से किस शासक ने सबसे पहले नौसेना स्थापित करने का प्रयास किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। नेक्स्ट है मौर्य समाज में 7 डिवीजन के बारे में कौन बताता है? तो ये मेगस्थनीज बताते हैं। नेक्स्ट मेगस्थनीज के अनुसार पालीबोथरा का अर्थ क्या है? तो द्वार के साथ एक शहर। ठीक है, पाटलिपुत्र को कहा। मेगस्थनीज मौर्य के आस्थान में डैश के रूप में आया था। तो मेगस्थनीज जो है वो राजदूत के रूप में आया था। ठीक है, तो ये सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक, नेक्स्ट उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन आपका इंडिका में वर्णित है। ठीक है, और इंडिका किसकी है? मेगस्थनीज की। मौर्य लोक सेवकों का आम नाम था। तो मौर्य लोक सेवकों का आम नाम होता था महामात्र। मौर्य काल में जनजीवन के हर क्षेत्र को अपने वश में रखने के लिए राज्य को विशाल अधिकारी वर्ग रखना पड़ता था। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत एवं मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिखा है। मौर्यकालीन लोक सेवकों को तीर्थ यानी कि महामात्र कहा जाता था और इनकी कुल संख्या 18 थी। मंत्री, पुरोहित, सेनापति, दंडपाल, युवराज आदि को 48,000 पण यानी पण 3/4 तोले के बराबर चांदी का एक सिक्का होता था वेतन मिलता था, जबकि निचले दर्जे के अधिकारियों को 60 पर्ण वेतन मिलता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी था, अर्थात राजस्व संग्रहण कोषाध्यक्ष का प्रधान अधिकारी था। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था के तहत धर्म स्थयी प्रधान न्यायाधीश व्यवहारिक तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय प्रधान न्यायाधीश होता था प्रतिष्ठा न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन साम्राज्य को राजस्व संग्रहण हेतु कई प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था, जैसे कि साम्राज्य, उसके नीचे प्रांत होता था, प्रांत के नीचे आहार, विषय या जिला होते थे, उसके नीचे स्थानीय
होते थे 800 गांवों का समूह, फिर उसके नीचे द्रोणमुख होता था 400 गांवों का समूह, फिर उसके बाद खारवटिक होते थे 200 गांव, फिर उसके बाद संग्रहण होते थे 10 गांव, और तथा गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? तो संग्रहण भू राजस्व के क्षेत्र से संबंधित था। नेक्स्ट है मौर्य शासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आते थे? तो संग्रहण के अधीन 10 गांव आते थे। ठीक है, अभी हमने देखे। राजस्व संग्रहण के प्रभारी एक केंद्रीय सरकार के मौर्य अधिकारी को कहा जाता था, तो ये कहा जाता था समाहर्ता। ठीक है, तो राजस्व संग्रहण के प्रभारी एक केंद्रीय सरकार के मौर्य अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। नेक्स्ट है कौटिल्य ने उपयोग किया हुआ शब्द धर्मस्थीय, यह दर्शाता है कि न्यायिक कचहरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मौर्य अधिकारी दंडपाल वास्तव में होता था, तो मौर्य अधिकारी दंडपाल वास्तव में प्रमुख सेना नायक होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय एक प्रशासनिक इकाई थी, कौन सी? 800 ग्रामों की। नेक्स्ट है अकाराध्यक्ष कौन है? तो वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष कौन होता था, बताओ। तो अकाराध्यक्ष जो है वो आपका खनिज विभाग का अध्यक्ष होता था। ठीक है, और कुप्या अध्यक्ष आपका वन संपदा का अध्यक्ष होता था। पणया अध्यक्ष आपका खनिज उसका किसका अध्यक्ष है? देखो, कुप्या अध्यक्ष जो है वो आपका वन संपदा अध्यक्ष को कुप्या अध्यक्ष कहते थे, और पणया अध्यक्ष आप एक मिनट नीचे ही पढ़ लेते हैं सॉरी। तो मौर्य प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों के प्रधान अधिकारियों की चर्चा मिलती है, जिसमें खनिज विभाग के अध्यक्ष को अकाराध्यक्ष, वन संपदा के अध्यक्ष को कुप्याध्यक्ष, वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष को पणयाध्यक्ष और माप तौल विभाग के अध्यक्ष को पौतवा अध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट है सॉरी अधिकारी और कार्य। तो सूत जो होता था अधिकारी, वो क्या काम करता था? वो सारथी होता था। संग्रहित्री अधिकारी जो होता था वो खजांची होता था। भागदूत अधिकारी जो होता था वो कर संग्राहक होता था, और जो तक्षण अधिकारी होता था वो बढ़ई होता था। यानी तक्षण बढ़ई को कहते थे, भागदूत कर संग्राहक को कहते थे, संग्रहित्री खजांची को कहते थे, और सूत सारथी को कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रादेशिका कौन थे? तो प्रादेशिका राजस्व संग्रह करता होते थे। तो प्रादेशिका राजस्व संग्रह करता थे। संपूर्ण मौर्य साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया है। प्रांत जिलों में विभाजित थे, जिनमें रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जो जिलों की प्रशासन एवं भू राजस्व व्यवस्था के साथ न्याय व्यवस्था को देखते थे। नेक्स्ट है अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है, उनके हित में उनका हित है। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है कौटिल्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रजापालन और प्रजा के प्रति व्यवहार के लिए उनके नैतिक आचरण के परिप्रेक्ष्य में कौटिल्य ने ये चीज लिखी थी। कौटिल्य का मानना था कि राजा को प्रजा को अपनी संतान मानना चाहिए और उनके सुख दुख में भागी होना चाहिए। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वो मौर्यों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर एक प्रबंध है। उसका काल और स्रोत विवाद के परे पूर्ण तरह से साबित हुआ है। वो 15 अधिकरण में विभाजित किया गया है। दुर्भाग्यवश किसी और स्रोत में उसके सबूत की परिपुष्टि नहीं की गई है। तो भैया इसमें स्टार लगा, इसलिए नीचे पढ़ लेते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन राजनीतिक अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर लिखा गया एक प्रबंध है, और इसे 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण में विभाजित किया गया है, तथा इसमें 6000 श्लोक हैं। अर्थशास्त्र को प्रकाश में लाने का श्रेय आर श्याम शास्त्री को दिया जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में 27 अध्यक्ष नियुक्त थे। उनका कार्य मुख्य रूप से राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना था। वे कृषि, व्यापार, वाणिज्य और बाट मापन का तथा कताई, बुनाई, खान आदि शिल्पों का नियमन नियंत्रण करते थे। अर्थशास्त्र में कृषि कार्यों में दासों को लगाए जाने की व्यवस्था दी गई है, और कौटिल्य ने मौर्यकालीन समाज में दासों के 9 प्रकार गिनाए हैं। इन दासों में से कुछ घरेलू कार्यों में संलिप्त थे तथा कुछ कृषि कार्यों में। अर्थशास्त्र में कृषि, पशुपालन और वाणिज्य करने वालों को वार्ता तथा व्यवसायों को रूपजीवा कहा गया है। अर्थशास्त्र में राजस्व बढ़ाने के विभिन्न तरीकों को बताया गया है, और राजा को सलाह दिया है कि वो शराब का निर्माण करवाए। मौर्य प्रशासन काल में
आषाढ़ यानी कि जुलाई महीने से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में सिक्कों की अपेक्षाकृत साहित्यिक अभिलेख और विदेशी यात्रियों के विवरण को अधिक महत्व दिया जाता है। मौर्यकालीन सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था और उसका निरीक्षक रूप दर्शक यानी कि मुद्रा इंस्पेक्टर कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र अभी हमने देखा था ना कितने अधिकरणों में विभाजित था। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित था। ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ है। मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी। तो मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी जो है वो रूप दर्शक की थी। नेक्स्ट है किस साहित्य ने सरकार द्वारा शराब के निर्माण पर सलाह दी है। तो ये दी है अर्थशास्त्र ने। ठीक है, कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। तो कौटिल्य जो है वो 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को कितने मूल एवं अनुवाद द्वारा प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है। तो ये आर श्याम शास्त्री को जाता है। रूपदर्शक शब्दावली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो रूपदर्शक शब्दावली जो है वो मुद्रा इंस्पेक्टर से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मौर्य इतिहास के स्रोत के रूप में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण है इसमें सिक्के। नेक्स्ट है मौर्य काल में रूप जीवा क्या था। तो मौर्य काल में रूप जीवा जो था वो ये था, कहाँ गया, उपयोग में से कोई नहीं है। अच्छा, तो अभी हमने पढ़ा था ना रूप जीवा क्या था, कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो, मौर्य काल में वार्ता क्या था। तो मौर्य काल में वार्ता उपयुक्त में से एक से अधिक, तो अधिकारी भ्रमण पशुपालन कृषिकार ये सभी था। फास्ट करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें भी। मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता था। तो भैया ये आषाढ़ में प्रारंभ होता था यानी कि जुलाई महीने में। ठीक है, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है। तो इसमें 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख है, जिसमें प्रथम संस्था एक ही स्थान पर रहने वाले गुप्तचर और दूसरा संचरा यानी कि प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर हैं। पुरुषों के अतिरिक्त चतुर स्त्रियों की भी नियुक्ति होती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार वैश्याओं की नियुक्ति गुप्तचरों के पदों पर की जाती थी। बिंदुसार को इस रूप में जाना जाता था। तो बिंदुसार को अमित्रचेद के रूप में जाना जाता था। बिंदुसार अमित्रोचेद या अमित्रघात के पश्चात मौर्य वंश का सम्राट अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व बनता है और वो पहला शासक था जिसने अपनी जनता को अपने अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया था। उसके साम्राज्य विस्तार, पड़ोसी देशों एवं प्रशासन की जानकारी अभिलेखों से प्राप्त होती है। उसके दूसरे और 13वें शिलालेख में पड़ोसी राज्यों की जानकारी प्राप्त होती थी। मौर्य साम्राज्य के दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य, सत्तीपुत्र, केरल, पुत्र, चेर, ताम्रपर्णी, श्रीलंका थे और 13वें शिलालेख में 5 यवन राज्यों का उल्लेख है जो उसके समकालीन थे। इन यवन राज्यों में मैसेडोनिया का राजा एंटीगोनस गोनाटस, सीरिया का राजा एंटियोकस द्वितीय, तुर्मै, मिस्र, मग, एपीरस, अलिक, सुंदर, सिरीन थे। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने भेरी घोष की जगह धम्मघोष को अपनाया। उसके शासनकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और इस संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। अशोक के समकालीन मैसेडोनिया का राजा था। तो मैसेडोनिया का राजा था एंटीगोनस गोनाटस। अशोक का शासन अन्य किस शासक के साथ समानता रखता था। तो एंटियोकस सेकेंड के साथ और एंटीगोनस गोनाटस के साथ में। अशोक द्वारा संगठित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता डैश ने ग्रहण की थी। तो मोगली पुत्र तिस्य ने ग्रहण की थी। कौन सी परिषद में अभिधम्म पिटक की रचना हुई है। तो पाटलिपुत्र परिषद में अभिधम्म पिटक की रचना हुई है। सूची 1 से सूची 2 को मिलाते हैं भैया। चलिए मिलान करते हैं। तो उत्तरापथ कहते थे उस समय, एक सेकेंड, उत्तरापथ कहते थे तक्षशिला को। ठीक है, दक्षिणापथ आपकी सुवर्णगिरी थी। मध्य प्रदेश आपका था पाटलिपुत्र, मध्य देश। ठीक है, और कलिंग आपका तोशाली। तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी, मध्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र थी और कलिंग की राजधानी तोशाली थी। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अशोक द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आजीविका को 2 गुहाओं को दान
लुम्बिनी की तीर्थ यात्रा, बोध गया की तीर्थ यात्रा और कोड़ागमन बुद्ध के स्तूप का विस्तार। तो इसने सबसे पहले बोध गया की तीर्थ यात्रा करी, उसके बाद इसने आजीविकों को दो गुहाओं का दान दिया, उसके बाद इसने कोड़ागमन बुद्ध के स्तूप का विस्तार कर दिया और उसके बाद इसने लुम्बिनी की तीर्थ यात्रा करी है। तो अशोक की बोध गया की यात्रा राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में हुई थी। आजीविकों के 2 गुहाओं का दान 12वें वर्ष में इसने किया। कोड़ागमन बुद्ध के स्तूप का विस्तार इसने 14वें वर्ष में किया और अशोक ने लुम्बिनी की तीर्थ यात्रा 20वें वर्ष में की थी। सौराष्ट्र का सुदर्शन सरोवर किसने बनवाया है? तो ये पुष्यगुप्त ने बनवाया है। दूसरी शताब्दी ईस्वी में संस्कृत में लिखित रुद्ररामन के गिरनार जूनागढ़ अभिलेख से गुजरात की सुदर्शन झील कृत्रिम जलाशय का उल्लेख मिलता है। अभिलेख में कहा गया कि जलद्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य में एक स्थानीय राज्यपाल पुष्यगुप्त के द्वारा किया गया था, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण तटबंध टूट जाने पर तत्कालीन शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे पर करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार संतुष्टिकरण की नीति किसकी थी? बिंदुसार की, चंद्रगुप्त मौर्य की कि अशोक की? तो भैया ये थी अशोक की। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार संतुष्टिकरण की नीति अशोक की थी। कलिंग के युद्ध की विभीषिका के कारण ही उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपना लिया, जिसके कारण शांति और अहिंसा की नीति के कारण देश को सैनिक दृष्टि से निर्बल कर दिया, जो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी है। अब बात करते हैं भाषाएं और लिपियां। तो किस कारक ने खरोष्टी को पढ़ने में सहायता करी है? तो खरोष्टी को पढ़ने में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खरोष्टी लिपि अशोक के पश्चिमोत्तर प्रांत से प्राप्त अभिलेखों शहबाजगढ़ी मानसेरा में उत्कीर्ण है। खरोष्टी लिपि पश्चिमोत्तर प्रांत में शासन करने वाली हिंद यूनानी राजाओं ने अपने सिक्कों पर सर्वप्रथम उत्कीर्ण करवाया था और इन सिक्कों पर यूनानों के नाम यूनानी और खरोष्टी भाषा में लिखे गए थे। यूनानी भाषा को पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों के मेल में खरोष्टी लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था। प्रिंसेप ने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत रूप में की थी, इसलिए अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। नेक्स्ट है, अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अधिकांश अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेख खरोष्टी, आर्मेई, ग्रीक और ब्राह्मी नामक 4 लिपियों में लिखे हुए मिलते हैं। इसके अन्य सभी अभिलेख बाएं से दाएं लिखी जाने वाली लोक प्रचलित ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि पूरे मौर्य साम्राज्य में समान रूप से अपनाई गई थी और इसे 1837 जो कि नई एनसीईआरटी में 1838 दिया गया है में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। यही ब्राह्मी लिपि भारत की अधिकांश लिपियों और दक्षिण पूर्व एशिया की अनेक लिपियों जैसे वर्मी, तिब्बती, सिंगली आदि भाषाओं की मातृलिपि है। अशोक के 2 शिलालेख शहबाजगढ़ी और मानसेरा स्थित अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए हैं। तक्षशिला एवं कंधार से प्राप्त 2 अभिलेख यूनानी एवं अरामेइक लिपियों में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, मानसेरा और शहबाजगढ़ी शिलालेखों में उपयोग की जाने वाली लिपि कौन सी है? तो ये है आपकी खरोष्टी लिपि। ठीक है, खरोष्टी लिपि यूज हुई है। कौन सी लिपियों को अशोक के शासन में पूरे मौर्य साम्राज्य में समान रूप से अपनाया गया था? तो ये ब्राह्मी लिपि को अपनाया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को इसने 1837 या फिर 1838 दोनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा। ठीक है, 1837 या फिर 38 में पढ़ा है। ठीक है, कथन और कारण देख लेते हैं। तो कथन कह रहा है कि 5वीं से 7वीं सदियों के बीच संस्कृत बंगाल में सरकारी भाषा बन गई थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सरकारी अधिकारी इस भाषा को जानते थे, तो ये भी बात सही है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो 5वीं से 7वीं सदी के बीच ज्यादातर समय में बंगाल में गुप्त वंश का शासन था। गुप्तों ने संस्कृत भाषा को प्रश्रय दिया और जिसके कारण संस्कृत बंगाल में सरकारी भाषा बन गई। गुप्त राजाओं की तरफ से कई आदेशात्मक अभिलेख संस्कृत भाषा में बंगाल में अधिकारियों के लिए जारी किए गए थे, जो अधिकारियों के इस भाषा से परिचय होने का सबूत है। ठीक है, नेक्स्ट तो कथन कह रहा है कि प्राचीनतम अभिलेख संस्कृत भाषा में है। बिल्कुल। प्रारंभिक भारत में प्राकृत भाषा पूर्ण रूप से विकसित भाषा थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है,
तो भारत के प्राचीनतम अभिलेख हड़प्पा सभ्यता के हैं, जो अभी तक पढ़े जा सकने वाले प्राचीनतम अभिलेख अशोक के हैं, जिसकी भाषा प्राकृत है। अतः भारत के प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में है, किंतु यहाँ अध्यात्म है कि प्रारंभिक भारत में प्राकृत भाषा पूर्ण रूप से विकसित भाषा नहीं थी। अब बात करेंगे राजधर्म के नवीन सिद्धांत, दक्षिण के राजा और सरदार की। तो शक सातवाहन काल में दक्कन में सुवर्ण का रजत कांशापण में से विनिमय दर निम्नवत थी। तो कितनी थी? 1:35 की। तो शक सातवाहन काल में दक्कन में सुवर्ण का रजत कांशापण में विनिमय दर 1:35 थी। भारत में सर्वप्रथम संस्कृत लेखयुक्त सिक्के शक शासक रुद्रदामन में चलाए हैं। भारत में सर्वप्रथम तिथि युक्त मुद्राएं जारी करने का श्रेय शक शासक जीवन दामन को है। और सातवाहन शासकों ने ज़्यादातर सिक्के शीशे और चांदी के जारी किए थे। नेक्स्ट है कौन सा सही कथन है? तो प्राचीन भारत में कुछ शासक क्षत्रिय थे या फिर कुछ शासक गैर क्षत्रिय थे या फिर कोई भी शासक ब्राह्मण नहीं था। तो एक से अधिक इसके आंसर है। तो प्राचीन भारत में कुछ शासक क्षत्रिय थे, जैसे कि मौर्य वंश, चौहान वंश, चालुक्य वंश के राजा, जबकि कुछ राजा शासक गैर क्षत्रिय थे, जैसे कि नंद वंश के राजा शूद्र थे, जबकि वर्धन वंश के राजा क्या थे? वैश्य थे। तो प्राचीन भारत में शुंग वंश, सातवाहन वंश, कदम वंश आदि के शासक ब्राह्मण थे। नेक्स्ट है सातवाहन और शक शासकों के द्वारा भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेखी साक्ष्य किस काल का है? तो ये है 100 से 200 ईस्वी का। तो सातवाहन और शक शासकों के द्वारा भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेखी साक्ष्य 100-200 ईस्वी का है। भूमि दान के प्रचलन में राज्य और किसानों के बीच संबंधों की झलक मिलती है। प्रभावती गुप्त के अभिलेख, नागनिका का नानाघाट अभिलेख, नासिका अभिलेख आदि से भूमिदान का उल्लेख मिलता है। प्रभावती के दान पात्र में गांव के गृहस्थ एवं कृषक ब्राह्मणों और दंगुन गांव के साथ अन्य निवासियों के मध्य संबंधों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। तो भैया गौतमीपुर सातकर्णी कालक्रमानुसार आते हैं, तो गौतमीपुर सातकर्णी आते हैं, उसके बाद रुद्रदामन आते हैं, उसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी आते हैं, उसके बाद आपके वात्सायन आते हैं। तो गौतमीपुर सातकर्णी 106 से 130 तक रहे हैं, रुद्रदामन 130 से 150, यज्ञश्री सातकर्णी 165 से 194 और वात्सायन जो है वो 3री शताब्दी में आए थे। नेक्स्ट है दैविक राजा और गुप्त वंश की बात कर लेते। तो अभिलेख और धर्म, तो इसको छोटा कर लो, उसके बाद ही हम देखेंगे कि बहुत बड़ा सा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब दिख रहा है? हाँ, तो चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन मथुरा स्तंभ लेख जो है वो पाशुपात का है। चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन सांची अभिलेख बौद्ध का है। कुमारगुप्त प्रथम कालीन मंदसौर अभिलेख सौर का है और स्कंदगुप्त कालीन कौहम अभिलेख जैनों का है। अब इसको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से पढ़। तो चंद्रगुप्त सेकंड कालीन मथुरा स्तंभ लेख जो है वो पाशुपत धर्म का है। चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन सांची अभिलेख बौद्ध धर्म स्तूप सांची अभिलेख बौद्ध धर्म का है। कुमारगुप्त प्रथम कालीन मंदसौर अभिलेख जो है वो सौर यानी कि सूर्य पूजा धर्म का है और स्कंदगुप्त कालीन कहोम अभिलेख जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। गुप्त रानी ध्रुवदेवी के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कुमारगुप्त की माता थी ध्रुवदेवी, या प्रभावती गुप्ता की माता थी, या फिर तो वो प्रभावती गुप्ता की माता थी। ये बात जो है वो सही नहीं है। वो रामगुप्त की पत्नी थी, वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी। तो कौन सा सही है? तो गुप्त रानी ध्रुवदेवी गुप्त का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी और इसके पहले वो रामगुप्त की पत्नी भी रह चुकी थी। तो ध्रुवदेवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त सेकंड की एक रानी नागवंशी कुबेर नागा थी जो प्रभावती गुप्ता की माता थी। तो ये वाला गलत है। ठीक है, तो आगे चलकर प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। कौन सा शहर कभी गुप्त राजधानी नहीं था? तो वाराणसी जो है वो कभी भी गुप्त राजधानी नहीं था। तो गुप्त शासन काल में वाराणसी कभी भी राजधानी नहीं थी। समुद्रगुप्त के समय पे गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त उज्जैन को भी गुप्त साम्राज्य की राजधानी बनाया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गुप्तों ने अपनी शुरुआत प्रयाग से की थी और वही गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी।
प्रयाग से ही समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति प्राप्त होती है। कुमारगुप्त प्रथम के करमदंड शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसने पाटलिपुत्र से राजधानी अयोध्या भी स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराज श्री की उपाधि दी गई है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराज श्री की उपाधि दी गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय के राजाधिराज श्री उपाधि का विवरण उदयगिरी गुहा लेख से प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के अनुकरण पर ही चांदी के सिक्के उत्कीर्ण करवाए एवं शक विजयों के फलस्वरूप ही उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेखों एवं साहित्यिक ग्रंथों से उसके विभिन्न नाम देवराज, देवगुप्त, देवश्री, चंद्र आदि नाम आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम सम्राट बना। उसने राजगृह के निकट बौद्ध धर्म से संबंधित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त सम्राट बनता है और स्कंदगुप्त के शासनकाल में पहली बार हुड्डों का आक्रमण हुआ। हुड्डों के द्वारा किए गए आक्रमण का उल्लेख भीतरी अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के किस राजा को नालंदा विश्वविद्यालय का निर्मात्र माना गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की निर्माण किसने किया है? कुमारगुप्त प्रथम ने किया है। नेक्स्ट है, किस गुप्त राजा को प्रथम हुड़ आक्रमण का सामना करना पड़ा था? तो ये स्कंदगुप्त को करना पड़ा था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय पर कौन सा नाम लागू नहीं होता? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो देवेंद्र नहीं थे, देवराज थे, देवगुप्त थे और देवश्री थे। नेक्स्ट है, गुप्त युग की विशेषता के लिए इतिहासकारों के द्वारा किस अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया गया है? तो सामंती युग का नहीं, शास्त्री युग का किया है, स्वर्ण युग का किया है, ब्राह्मणवादी पुनरुद्धार युग का किया है। तो गुप्त काल की विशेषता के संदर्भ में इतिहासकारों ने शास्त्री युग, स्वर्ण युग, ब्राह्मणवादी पुनरुद्धार यानी कि ब्राह्मण धर्म का उदय, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति आदि का पूर्ण लेखन, अवतारवाद का उदय आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया, किंतु उन्होंने गुप्त युग को सामंतवादी युग मानने से इनकार कर दिया। कुछ इतिहासकारों ने गुप्त युग में जागीरदारी प्रथा विद्यमान होने की बात कही है, क्योंकि उत्तरकालीन गुप्त राजा जागीरदार के तौर पर ही गुप्त साम्राज्य से जुड़े हुए थे। गुप्तकालीन साहित्यों एवं अभिलेखों से उनके राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों की जानकारी व्यापक स्तर पर प्राप्त होती है, किंतु 543 ईस्वी के पश्चात गुप्त साम्राज्य के बारे में किसी भी स्रोत से जानकारी प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड निम्नलिखित तिथियों में से किसके बाद उपलब्ध नहीं है? तो 543 सीई के बाद। उत्तरकालीन गुप्त साम्राज्य से कैसे जुड़े थे? तो उत्तरकालीन गुप्त जो है वो जागीरदार के तौर पर गुप्त साम्राज्य से जुड़े थे। नेक्स्ट है, बोगारों को गुप्त काल में कहते थे, तो बोगारों को गुप्त काल में विशिष्ट कहते थे। बोगारों को गुप्त काल में विशिष्ट कहा जाता था। गुप्त काल में भू राजस्व साम्राज्य की आय का मुख्य साधन थे। जो व्यक्ति कर नहीं दे पाते थे उन्हें राज्य की भूमि या शिल्प उत्पादन केंद्रों पर एक दिन बेगार करना पड़ता था। गुप्त काल में भूमि संबंधी दस्तावेजों का संकलन करणिक नामक अधिकारी करता था। नेक्स्ट है, गुप्त के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भूमि संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से रखता था? तो करणिक जो है वो भूमि संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से रखता था। निम्नलिखित में से किस काल को भारतीय मुद्रा के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। तो गुप्त काल को भारतीय मुद्रा के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। गुप्त शासकों ने सोने के भव्य सिक्के जारी किए। सोने के सिक्कों, दिनार के अतिरिक्त गुप्त शासकों ने चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के भी जारी किए। चंद्रगुप्त प्रथम तथा समुद्रगुप्त ने स्वर्ण सिक्का जारी किया था। रामगुप्त ने तांबे का सिक्का जारी किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम ने सोने के अतिरिक्त चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के जारी किए थे। यद्यपि गुप्तकालीन ताम्र और शीशे का सिक्का बहुत कम मिलता है। प्रारंभ में गुप्तकालीन सोने के सिक्के उत्तम कोटि के होते थे, किंतु धीरे धीरे इनमें अशुद्धता आती गई। विष्णुगुप्त के शासनकाल तक सबसे कम स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे और इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी और शासकों को लाभ होता था। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक सोने के सिक्के मिलने बंद हो गए, अर्थात व्यापार वाणिज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। अतः व्यापार कम होने के कारण गुप्त काल में साधारण सिक्कों को कौड़ी कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले स्वर्ण सिक्के जारी किए हैं? तो विष्णुगुप्त ने सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले स्वर्ण सिक्के जारी किए हैं। नेक्स्ट है, दीनार क्या था? तो दीनार सोने का सिक्का होता था। दीनार क्या होता था? सोने का सिक्का। व्यापार कम होने के कारण गुप्त काल में साधारण सिक्के किसके थे? तो ये थे कौड़ी के। ठीक है, तो व्यापार कम होने के कारण गुप्त काल में साधारण सिक्के कौड़ी के थे।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण करी है? तो कुषाण शासकों ने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने सबसे पहले सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। मथुरा उत्तर प्रदेश के समीप स्थित माट नामक स्थान पर एक देवस्थान में कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी और इसी प्रकार की एक मूर्ति अफगानिस्तान से भी प्राप्त हुई है। इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित थे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। भारत में कुषाण शासक विम कटफिशिस ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा ढलवाई थी। कुषाणों ने सर्वप्रथम भारत में घोड़ी की जीन, घुड़सवार जिस पर अपना पैर फंसता है, का प्रयोग किया था। जीन के प्रयोग से युद्ध करना और भी आसान हो गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कुषाण शासक ने प्रथम बार स्वर्ण मुद्राएं ढलवाई थी? तो प्रथम बार स्वर्ण मुद्राएं ढलवाई थी विम कटफिशिस ने। निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार भारत में घोड़े की जीन का प्रयोग किया था? तो घोड़े की जीन का प्रयोग पहली बार किया था कुषाणों ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पहले देवपुत्र की उपाधि धारण करी? तो देवपुत्र की उपाधि कुषाण शासकों ने धारण की थी। अब हम पढ़ेंगे बदलता हुआ देहात, कृषि एवं भूमिदान के क्वेश्चन। तो निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का उनके सत्ता ढांचे में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भैया अवरोही क्रम ये है कि पहले होते थे भुक्ति, फिर होते थे विषय, फिर होते थे विधि, फिर होते थे ग्राम। तो ग्राम सबसे छोटी इकाई होती थी। तो भुक्ति प्रांत को कहते थे, विषय जिला को कहते थे, विधि ग्राम समूह को कहते थे और ग्राम गांव को कहते थे। नगर एवं व्यापार पे आ जाते हैं। तो वात्स्यायन द्वारा वर्णित कुलीन शहरी वर्ग लोगों की परिष्कृत जीवन शैली क्या दर्शाती है? एक समृद्ध शहरी वर्ग का उदय, व्यापार की वृद्धि, बंदरगाह शहरों का प्रसार या फैशन चेतना का उदय। तो ये कहलाती है वात्स्यायन के द्वारा वर्णित कुलीन शहरी वर्ग लोगों की परिष्कृत जीवन शैली एक समृद्ध शहरी वर्ग के उदय को दर्शाती है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर गुप्त काल तक के प्राप्त साहित्यिक एवं अभिलेखी साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि व्यापार वाणिज्य बढ़ने के साथ साथ शहरों यानी नगरीकरण का भी विकास हुआ और विलासिता युक्त जीवन शैली प्रारंभ हुई। शहरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लौहकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी, राजा, गणिकाएं आदि के बारे में साहित्यिक एवं अभिलेखी स्रोतों में विस्तार से लिखा गया है। निम्न व्यक्तित्व पर विचार करिए। पश्चिम भारत की सत्ता का पूर्णतः विनाश कर दिया गया और उनका भूभाग गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया है। इसने भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के साथ भारत के व्यापार को सुगम बना दिया। तो भैया कौन सा कथन कारण सही है? तो ए और आर दोनों सही हैं और आर सही तरह से एक ही व्याख्या भी कर रहा है। तो भाई डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य ने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके पश्चिमी भारत में शकों का उन्मूलन कर गुप्त साम्राज्य में मिला लिया और शक विजय के उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के जारी किए और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। गुप्तों ने भड़ौच बंदरगाह पर अधिकार कर भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के साथ भारत का व्यापार सुगम बनाया। इस प्रकार कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है, व्यापार और शिल्प समाज का सामाजिक आर्थिक महत्व उनके डैश में था। तो भैया व्यापार के रखरखाव और प्रत्येक वर्ण के व्यावसायिक एकाधिकार में था। तो व्यापार में वृद्धि होने से छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही भारतीय उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का जाल बिछ गया। नए नए नगरों की स्थापना होने लगी थी। भारत का व्यापार मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्गों एवं समुद्री मार्गों से होने लगा था। भारतीय व्यापार में वृद्धि का मुख्य कारण राज्य द्वारा किया गया सहयोग, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा, सड़कों का रखरखाव, बाजार वाले कस्बों की स्थापना। प्राचीन भारत का सबसे बड़ा शहरी केंद्र पाटलिपुत्र था और अन्य केंद्रों पे उज्जैन, मथुरा, पुहार आदि प्रमुख थे। व्यापार एवं शिल्प कार्य बढ़ने के कारण अनेक व्यापारिक संघों यानी कि श्रेणी का उदय हुआ। श्रेणी के मुखिया का व्यापार एवं शिल्प समाज पर नियंत्रण रखता था और उनका सामाजिक आर्थिक महत्व उनके व्यापार के रखरखाव और प्रत्येक वर्ण के व्यावसायिक एकाधिकार में निहित था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा शहर था? तो ये था आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, तो प्राचीन भारत में राज्य व्यापार को बढ़ावा किसके माध्यम से देता था? तो प्राचीन भारत में राज्य व्यापार को बढ़ावा बाजार वाले कस्बों की स्थापना, सड़कों की रखरखाव और व्यापारिक मार्गों पर सुरक्षा से देता था। अभिलेख और उसके साक्ष्य की सीमा। तो प्राचीन अभिलेखों में आमतौर पर शासकीय वर्ष या संवत अंकित होता था। प्राचीन और आरंभिक मध्यकालीन भारत में कई भिन्न भिन्न संवतों का प्रयोग किया गया
किया है। उपयुक्त कथनों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो सही कथन है हम वही पढ़ेंगे, तो ए बी सी सही है, तो तीनों ही पढ़ते हैं। चलो, तो लिखा है कलचूरी छेदी संवत 248 सी से आरंभ होता है। काल संवत गुप्त काल संवत 319 से 20 सी के आरंभ होता है और 1076 के चालुक्य विक्रम संवत का प्रयोग कर्नाटक और आसपास के क्षेत्रों के अभिलेखों में किया गया है। तो प्राचीन अभिलेखों में आमतौर पर शासकीय वर्ष या संवत अंकित होता था। प्राचीन और आरंभिक मध्यकालीन भारत में कई भिन्न भिन्न संवतों का प्रयोग किया गया था, जैसे कलचुरी छेदी संवत 248 ईस्वी में आरंभ हुआ, गुप्त संवत 319 से 20 ईस्वी में, 1076 में चालुक्य विक्रय संवत का प्रयोग कर्नाटक के क्षेत्रों में और 825 ईस्वी में कोलार संवत का प्रयोग केरल क्षेत्र में होता था। नेक्स्ट है शिलालेखी साक्ष्य की सीमा क्या है? तो शिलालेखी साक्ष्य की सीमा है आपकी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो शिलालेखी साक्ष्य की सीमा है कि अक्षर बहुत धुंधले होते हैं और इसलिए पढ़ना मुश्किल है। वे इन सभी बातों पर चर्चा नहीं करते जिन्हें हम आज महत्वपूर्ण मान सकते हैं और कई बार उन्हें समझना कठिन होता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो शिलालेखी साक्ष्य की विभिन्न सीमाएं हैं। अक्षर धुंधले होते हैं, अर्थात अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है, इसलिए पढ़ना मुश्किल होता है। इससे उन सभी बातों या घटनाओं की जानकारी नहीं उत्कीर्ण होती है जिन्हें वर्तमान में महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी प्रकार के अभिलेखों को पढ़ना और उन्हें समझना एवं प्रकाशित करना कठिन होता है। अभिलेखी साक्ष्य अधिकांशतः पक्षपाती हो सकते हैं। नेक्स्ट है सारनाथ के अतिरिक्त अशोक के कौन से स्तंभ सिंह शीर्ष युक्त हैं? तो सिंह शीर्ष युक्त स्तंभ है आपका वैशाली स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ और सांची स्तंभ। ठीक है, संकीसा स्तंभ नहीं है आपका। तो सारनाथ के अतिरिक्त वैशाली, सांची और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ सिंह शीर्ष युक्त हैं। लौरिया नंदनगढ़ और वैशाली में एक सिंह, जबकि सारनाथ और सांची में 4 सिंह शीर्ष पर पाए जाते हैं। इसके अलावा रामपुरवा स्तंभ पर भी एक सिंह पाया जाता है। संकीसा स्तंभ पर हाथी, रामपुरवा द्वितीय स्तंभ पर वृषभ और रुम्मनदेह स्तंभ पर अश्व शीर्ष पर अंकित है। और अब हम पहुंच गए हैं बंधुत्व, जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज में। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें सिर्फ 15 क्वेश्चन है, तो क्यों ना कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी 1 घंटा नहीं हुआ है तो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये भी आपका 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें प्रारंभिक समाजों में बहुपति प्रथा का प्रमाण प्राप्त होता है? तो बहुपति प्रथा का प्रमाण जो है ये आपका केवल और केवल सेकंड में, यानी कि महाभारत में प्राप्त होता है बहुपति प्रथा का प्रमाण, बहुपति प्रथा का। ठीक है, तो महाभारत ग्रंथ में प्रारंभिक समाजों में प्रचलित बहुपति प्रथा का प्रमाण होता है। महाभारत के अनुसार द्रौपदी के पति 5 पांडव थे, जो बहुपति प्रथा का प्रथम साक्ष्य है। यहाँ ज्ञात है कि द्रौपदी की शादी अर्जुन से हुई थी, किंतु मां कुंती के कहने पर 5 पांडवों ने द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। और रामायण से बहुपति प्रथा का साक्ष्य, बहुपत्नी प्रथा का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि दशरथ की 3 पत्नियां थी, राजा दशरथ की। ठीक है, नेक्स्ट है पंच महायज्ञों में सम्मिलित ब्रह्मयज्ञ का तात्पर्य है वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याय। ठीक है, तो पंच महायज्ञों में सम्मिलित ब्रह्मयज्ञ का तात्पर्य वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याय है और इसके माध्यम से प्राचीन विद्वान ऋषियों गुरुओं हेतु अध्ययन अध्यापन द्वारा कृतज्ञता प्रकट करना होता था। गृहस्थों के द्वारा किए जाने वाले पंच महायज्ञ ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, प्रतियज्ञ, मनुष्ययज्ञ, भूतयज्ञ था। और गौतम ने पंच महायज्ञों को संस्कारों में शामिल किया है। नेक्स्ट है जब वी.एस. शुकंतकर के संपादन में महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण निकालने का निर्णय लिया गया, तब ये तय किया गया कि देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न लिपियों में लिखी गई संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया जाएगा। तो 1919 में संस्कृत के विद्वान वी.एस. शकुंतकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण निकालने का निर्णय लेते समय यह तय किया गया कि देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों, केरल, तमिलनाडु, कश्मीर, नेपाल आदि देशों में स्थानीय भाषा में लिखा गया महाभारत में लिखी गई संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया जाएगा। नेक्स्ट है महाभारत महाकाव्य को कितने चरणों में अंतिम रूप दिया गया है? तो ये 3 चरण में अंतिम रूप दिया गया है। तो महाभारत को 3 चरणों में अंतिम रूप दिया गया था। प्रारंभ में जब व्यास ने अपने शिष्य के सम्मुख इस कथा का प्रवचन किया, तब इसका नाम जय संहिता था तथा इसमें 8800 यानी 8800 श्लोक थे। और इसके बाद जब वैशंपायन ने जन्मेजय के सम्मुख इसका
प्रवचन किया, तब इसका नाम भारत संहिता हुआ, जिसमें 24,000 श्लोक थे। महाभारत का तीसरा संस्करण शौनक के समय संकलित हुआ और तब इसे महाभारत कहा गया। इसमें 1,00,000 श्लोक थे। महाराजा सर्वनाथ के खो ताम्रलेख 214 ईस्वी में महाभारत को सहस्त्राब्दी संहिता के रूप में वर्णित किया गया है। एक परंपरा के अनुसार राजा जन्मेजय राजा परीक्षित का पुत्र के समय महाभारत का सार्वजनिक पाठ एक महान यज्ञ के अवसर पर प्रथम बार किया गया था। नेक्स्ट है, परंपरा अनुसार महाभारत का सार्वजनिक पाठ एक महान यज्ञ के अवसर पर प्रथम बार किया गया था और इस यज्ञ के आयोजन करता थे राजा जन्मेजय। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा महाभारत को सतशास्त्री संहिता के रूप में वर्णित करता है? तो ये वर्णित करता है महाराजा सर्वनाथ का खो ताम्रलेख वर्ष 214। बंधुता एवं विवाह। तो प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या के पिता को गो मिथुन देने की शर्त होती थी उसे कहते थे आर्ष। तो स्मृतियों और धर्मशास्त्रों और कौटिल्य की अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है और कन्या के पिता वर को कन्या प्रदान करने के बदले में एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करता था। इसे आर्ष विवाह कहते थे। देव विवाह वो होता था जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेता था और उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। प्रजापति विवाह में जब वर वधू धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते थे। ब्रह्म विवाह में को सर्वोत्तम माना गया है, जिसमें लड़की का पिता वेद और शीलवान वर ढूंढता है। अब बात करते हैं सामाजिक विषमताओं, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के क्वेश्चन की। तो प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो भैया मुख्य स्रोत है दोनों निरपेक्ष और धार्मिक साहित्य और विदेशी खाते। ठीक है। तो प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना के बारे में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य और विदेशी लेखकों के विवरण विदेशी खातों से जानकारी प्राप्त होती है। सर्वप्रथम ऋग्वेद के पुरुष सूक्त नामक ग्रंथ से चारों वर्णों की उत्पत्ति का विवरण प्राप्त होता है। मेगस्थनीज की इंडिका, बौद्ध ग्रंथ सुप्तपिटक, मनुस्मृति, संगम साहित्य आदि साहित्यिक स्रोतों से प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि कृत अष्टाध्यायी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की बहुमूल्य झलक प्राप्त होती है। पाणिनि की कौन सी पुस्तक ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन की बहुमूल्य झलक प्रस्तुत करती है? तो ये है अष्टाध्यायी। ठीक है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक भाई पाणिनि है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार सामाजिक अनुक्रम में व्यक्ति का दर्जा निम्न के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो ये वर्ण के द्वारा। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार सामाजिक अनुक्रम में व्यक्ति को दर्जा वर्ण से निर्धारित होता था। समाज में परंपरागत 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। वैदिक काल के बाद से ही वर्ण को जन्मजात मान लिया गया। ब्राह्मण को सर्वोच्च वर्ण का माना गया। दूसरा स्थान क्षत्रियों का था, जिन्हें शासन व्यवस्था दी गई। तीसरा वर्ण वैश्यों का था, जिन्हें कृषि, व्यापार, वाणिज्य का कार्य दिया गया। चौथा वर्ण शूद्र को सभी की सेवा करना था। शूद्रकाल एवं उसके पश्चात उनकी स्थिति दासों जैसी हो गई थी। इन दासों का उपयोग प्राचीन भारत में संपन्न वर्ग अपने घरेलू कार्यों में ही करता था। वे उत्पादक गतिविधियों में शामिल नहीं थे, इसलिए प्राचीन भारत में दासता कमजोर पड़ गई थी। मेगस्थनीज ने अपने विवरण में दासों का कोई उल्लेख नहीं किया है। वैदिक काल के पश्चात शूद्रकाल में कर्मकांड से युक्त साहित्यों की रचना की गई। शौच शूद्र और गृह शूद्र में राजा और धनी वर्गों सहित समाज के तीनों वर्णों के लिए विभिन्न अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है। बड़े बलिदान से जुड़े नियम शौद्र शूद्र तथा गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों के लिए नियम गृह शूद्र में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, बड़े बलिदान से जुड़े नियमों के बारे में कौन सा सूत्र संबंधित है? तो सौत्र सूत्र संबंधित है। संकल्पना में नेक्स्ट है, संकल्पना से मानव को गृहस्थ धर्म से संबंधित इन नीतियों को गृह सूत्र में विस्तार पूर्वक दिया गया है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में दासता कमजोर क्यों हो गई थी? क्योंकि वे उत्पादक गतिविधियों में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है, जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा। तो मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को पैतृक संपत्ति में अधिकार होता था उसके जन्म लेते ही। तो ऋग्वैदिक काल में परिवार की संपत्ति पर पिता का अधिकार होता था और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में संपत्ति के अधिकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि पिता के जीवन काल में ही पुत्र को उसकी संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। ठीक है। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक हो जाता है फिनिश। एक सेकेंड।
अब विचारक, विश्वास और इमारतें जो कि संस्कृति विकास है, ये हम करेंगे कल यहाँ से। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो, आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और थोड़ी सी भी पसंद आती हो, क्लास यूज़फुल लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करा करिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। और जिन्हें जिस भी बुक की रिक्वायर है, अगर मेरे पास होगी या मैं प्रोवाइड करा पाऊँगी तो मैं उसका वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। मैं कोई भी आपको PDF नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है और मुझे नहीं पता है कि इसको यूट्यूब पे मुझे मतलब वैसे शेयर करना नहीं समझ आता, या ये कह लो मैं नहीं करना चाहती हूँ। टेलीग्राम चैनल होता या व्हाट्सएप चैनल होता जो कि मैंने अभी नहीं बनाया है, बना लूँगी, अभी नहीं बनाया है। अभी कोई इतना बहुत ज़्यादा मेरे साथ आप लोग बहुत सारे लोग इतना नहीं हो कि मैं, है ना, और मैं पहली बात हैंडल नहीं कर पाऊँगी। तो उतना ही काम फैलाना चाहिए जितना काम हम कर पाएँ, बहुत अधिक काम नहीं फैलाना चाहिए क्योंकि फैलाने को तो फैला लो लेकिन फिर उसके बाद उतना वर्क नहीं कर पाते हैं। तो अगर ठीक से आप काम नहीं कर सकते हो तो फिर उतना ना हाथ में काम लेना नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। तो अभी मैं देखते हो आप कि 3 वीडियो दे पाती हूँ, कभी नहीं दे पाती हूँ। तो अभी तो शायद प्रॉपर चल रहा है आपका दिन में 3 वीडियो, कभी कभी नहीं हो पाता है। और जब कभी तबीयत ख़राब हो गई थी पिछले 2 महीने तो मैं कितना प्रॉब्लम हुई है ना, बहुत सारे लोगों को मैसेजेस भी आए कि क्लासेस नहीं करा रहे हो, तो क्लासेस छूट गई बहुत सारी। तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो जितना कर सकती हूँ उतना करती हूँ। तो मैं कोई टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल नहीं चलाती हूँ, तो मैं आपको PDF नहीं दे पाऊँगी। लेकिन अगर आपको कोई सोर्स चाहिए, आपको कोई बुक चाहिए, आपको लगता है कि ये मुझे आपको तक पढ़ाना चाहिए आपको और मेरे पास होगी, तो मैं ज़रूर वो आपको दूँगी और आपको उसकी क्लासेस करा दूँगी। बस इतना ही कर सकती हूँ मैं। लेकिन कोशिश यही करिएगा कि SST सब्जेक्ट से ही हो, GS GK से ही हो। मैं क्योंकि अदर उस पर नहीं, मैथ्स वगैरह नहीं पढ़ा पाऊँगी, वो नहीं आती है। जो चीज़ नहीं आती है उस पर मैं कहाँ ही जाऊँगी। रीजनिंग नहीं करा पाऊँगी, रीजनिंग आती है लेकिन रीजनिंग नहीं करा पाऊँगी। और मैं ज़्यादातर फोकस मेरा SST सब्जेक्ट में रहता है, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स। तो आप इससे अगर क्लासेस चाहते हैं तो मैं दे दूँगी। इसके अलावा आपको पर्यावरण की क्लास दे सकती हूँ, साइंस की क्लासेस भी दे सकती हूँ, लेकिन उसमें भी मैं थोड़ा सा, है ना, पर्यावरण की तो अच्छे से दे लूँगी। यूपी स्पेशल आपको दे दूँगी, दी भी हैं पहले क्लासेस, आप चाहो तो देख सकते हो प्लेलिस्ट में। मैंने बाकायदा ब्लैक बोर्ड मतलब वाइट बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड की बात है, वाइट बोर्ड पर आपको क्लासेस दी है। तो आप चाहो तो आप देख सकते हो यूपी स्पेशल की, और बहुत अच्छे से दी हैं टॉपिक वाइज। तो आप वो भी देख सकते हो, यूपी स्पेशल की भी दी है और पर्यावरण की भी दी है। तो प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ तो सही, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, प्लेलिस्ट को वहाँ पे जाओ, आपकी हर चीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो बुक से कराया है बुक्स की भी बनी है, जो मैंने वाइट बोर्ड पे पढ़ाया आपको वो वाइट बोर्ड पे भी बनी हुई है। तो वाइट बोर्ड से फीडबैक इतना नहीं आ रहा था तो मुझे लगा शायद आप लोगों को क्लासेस नहीं पसंद आ रही, तो इसलिए मैं वापस से PDF पर आ गई। अदरवाइज़ नहीं तो फिर मैं वाइट बोर्ड पर ही कराती। और अभी समय ज़्यादा नहीं है, आगे कोई और एग्ज़ाम होगा तो उस पर मैं देने लगूंगी आपको क्लासेस। तो अभी GIC पे फोकस है, अभी GIC की कोई डेट नहीं आई है। अगर डेट आती है, आपको पता चलता है, वैसे मुझे पता चलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी, आपको पता चलता है तो आप मुझे बता देना कि GIC की डेट आ गई है, तो GIC को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगी। मैंने GIC वैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट से भरा है, और आपने किस सब्जेक्ट से है ना GIC का फॉर्म डाला है तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं करा पाऊँगी तो आपको वो सब्जेक्ट भी कराने की कोशिश करूँगी। लेकिन कोशिश यही करिएगा कि SST सब्जेक्ट ही बताइएगा मुझे, मैं अदर सब्जेक्ट नहीं दे पाऊँगी। आप हिस्ट्री से अगर आपने भरा है तो हिस्ट्री करा दूँगी, पॉलिटी भरा है तो पॉलिटिकल से करा दूँगी, इकोनॉमिक्स या फिर आपने ज्योग्राफी से भरा है तो वो करा दूँगी। बस ये 4 सब्जेक्ट मैं आपको GIC के लिए करा दूँगी। बाकी देखते हैं, जैसे सोर्सेज मेरे पास प्रोवाइड होंगे मैं भी आपको दे दूँगी। और चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल। तो जो चाहिए वो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।